Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 19. This lecture number 19 is a continuation of chapter number 5 about the accounting systems. So let me give you a brief overview of our previous lecture that we have discussed, because this is a continuation of our previous lecture about special journals, subsidiary ledgers, and we will talk about something more about the other types of special journals. I just give you a brief information about the previous lecture. That is, we talked about a format of ledger with running balance, because we are already continuing this format. Every time now we have to talk about running balance method, because it provides you a latest information about your journal entries. क्योंकि आपने जो काम ऑलरेडी कर दिया हुआ है उसमें आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास सारी की सारी डिटेल मौजूद है, वो वहीं पर आप ऐड माइनस करते जा रहे हैं. सो दिस वुड बी अ कंटिन्यूएशन एवरीवेयर वेयर एवर वी गो, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी बातें की थी टी अकाउंट के थ्रू या नॉर्मल एक लेजर बैलेंस के बारे में, जिसमें हम डेबिट करते थे, क्रेडिट का टोटल करते थे, उसके बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करते थे. अब वो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दैट वी शुड नो कि हाउ वी हैव टू मेक अ टी अकाउंट. अब हमने जितने भी काम करना है वो सारे का सारा रनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू करना है, क्योंकि वो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है. सिर्फ आपने कॉलम ही ऐड किया है और वो कॉलम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि अब तक डेट आपकी जो मर्जी हो, उस डेट तक, जिस डेट तक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया और आप 15 जनवरी पर हैं, तो जिसमें इसके इन 15 डेज के अंदर अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपकी, दे आर ऑल कैलकुलेटेड इन योर लेजर्स, और आप 15th तक चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या, क्योंकि अभी आप अकाउंट्स क्लोज कर नहीं रहे हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग रनिंग बैलेंस मेथड विच प्रोवाइड्स अस कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द नेट रिजल्ट्स, कि अब तक आपका कितना एक जनरल एंट्रीज हो चुकी और उनके क्या अमाउंट्स आपके पास अवेलेबल हैं. देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्पेशल जर्नल्स, सब्सिडी लेजर्स एंड रेवेन्यू जर्नल्स. हमने ये अभी तक डिस्कस किया है, और इसको क्योंकि हमारा नया लेक्चर है तो थोड़ा सा दोबारा आपको 2-3 स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि स्पेशल जर्नल्स क्यों हम करते हैं, सब्सिडी लेजर्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और रेवेन्यू जर्नल हमने एक स्पेशल जर्नल था वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्पेशल जर्नल, इट कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अदर देन द जर्नल जर्नल. आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको आप लेजर में ले गए और वहाँ से उस लेजर से आप वापस जर्नल में ले आते हैं, या फिर आप लेजर अलग से बना रहे हैं, जो आपकी स्पेशल जर्नल की एंट्रीज होंगी उसको आपने टोटल किया और फिर आप नेक्स्ट ले जाते हैं अपने जर्नल जिसको आप कंट्रोल अकाउंट भी बोल रहे होते हैं. दैट आर डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर. इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया था कि आपके पास जो एक स्पेशल जो सिमिलर नेचर होता है कोई भी ट्रांजैक्शन की, और जिनकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, आप बार बार जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं. अब आपको पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं आपके पास, सेल्स, इनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, यू आर ऑल द टाइम मेकिंग सेल्स, आप उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं. देन परचेज, आपकी परचेज की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, आप बार बार उसको परचेज कर रहे होते हैं. फिर आपकी कैश रिसीट्स, आपकी कैश रिसीट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, बिकॉज you have a large number of transaction with the receipt of cash, inflow of cash. आपने सेल्स की, you are receiving cash. आपने कुछ और चीज़ें सेल की, you are receiving cash. So opposite to that, when you are making purchases,
when you are purchasing of normal products for your resale purpose, or you are purchasing supplies, you are paying utility bills, you are paying expenses, you are paying many more things. So when you have an outflow of cash, we are all the time recording into the cash disbursement या cash payment journal, क्योंकि आपके पास इनकी ट्रांजैक्शंस की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके पास इनकी रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप इनके लिए एक स्पेशल जर्नल बना लेते हैं कि जिसमें आपकी यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब एक आपके पास कंट्रोल अकाउंट है, एक आपके पास जर्नल है। अब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी स्पेशल जर्नल से शिफ्ट होकर चली जाती हैं, आपकी जो कंट्रोल अकाउंट होता है या जिसको आप जर्नल बोल रहे होते हैं उसमें आपकी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। So I hope now you have an understanding about a special journal, and we have already talked about the revenue journal कि जिसमें आपने कोई भी सेल्स ऑन अकाउंट करनी होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं कि ताकि आपको पता चले कि आपने ये सेल्स सारी की सारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, आपने उनको सेपरेट कर दिया हुआ है। अब आपने कोई भी सेल्स ऑन अकाउंट देखनी है तो आप सिंपल जाएंगे अपने स्पेशल जर्नल में और उसमें चेक कर लेंगे, कोई भी मिसिंग एंट्री होगी वहाँ से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपने डबल ट्रांजैक्शन कर दिया आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा एक जर्नल चेक करें और देखें कि इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को क्या हुआ। नहीं, ये हमारी परचेजेस की है, इसको छोड़ दें, यहाँ पर हमने कैश पे किया, इसको छोड़ दें। जब आपने ऑन अकाउंट अपना रेवेन्यू चेक करना है, सेल्स चेक करनी है, तो सिंपल आप उसी स्पेशल जर्नल में जाएंगे और उसमें चेक कर लेंगे पूरी की पूरी लिस्ट। सेम इज़ द केस विद द परचेजेस कि जो आपने ऑन अकाउंट परचेजेस की होती हैं उसको आप उस स्पेशल जर्नल में जाएंगे और आराम से चेक कर सकते हैं कि दैट दीज आर ऑल द स्पेशल जर्नल परचेजेस we had made on account, so we do not need to go in the journal because there are lot of transactions and detection of any missing entry or duplication of entry is very difficult to find in the journal. So आपको पता है कि ये आपकी एक परचेज जर्नल ऑन अकाउंट हुआ है, तो इसमें जो भी आपकी एंट्री मिसिंग होगी आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। सेम लाइक विद द कैश रिसीट्स कि जो आपने कैश रिसीट्स की है, आप बजाय इसके कि सारी डिटेल में जाके चेक करें, आप सिंपल चेक करेंगे जाके उसको जो कैश रिसीट्स का जर्नल है और उसमें से सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप चेक कर सकते हैं। देन अपोजिट टू दिस कैश डिसबर्समेंट, आप चेक करना चाहते हैं कि दीज आर ऑल द टोटल पेमेंट्स ऑफ कैश दैट वी हैव ऑलरेडी मेड। तो इसमें कोई अगर आपकी मिसिंग एंट्री है, कोई आपकी डुप्लीकेशन एंट्री की, तो वहाँ पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बजाय कि पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ जर्नल की चेक करें। सो now we are getting more idea about special journals, and we have in our last lecture discussed about the special journal of revenue के जो आपकी ऑन अकाउंट होती है उसमें हमने एग्जांपल्स ली थी कि आपने एक से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन की हो तो फिर आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, फिर वो आपके सब्सिडरी लेजर में कैसे जाएगी। आपकी टोटल अमाउंट तो चली गई जर्नल में, सब्सिडरी लेजर में जितने भी आपकी अकाउंट्स इन्वॉल्व थे कि जिनको आपने अपनी सर्विसेज सेल आउट की थी, जिनको आपने सर्विसेज दी थी, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, फॉर दीज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स यू आर मेकिंग देयर सब्सिडरी लेजर्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स अबाउट दैट one customer is making a large number of transactions, so you are putting these transactions into their subsidiary ledgers। हमने देखा था कि आपके पास वेब कैंटीना, इसकी एक एग्जांपल ली थी, उसकी एक ट्रांजैक्शन थी, आपके पास zone.com थी, उसकी एक एग्जांपल ली थी। इसके अलावा आपके पास अगर एक ही कस्टमर की कई ट्रांजैक्शंस हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी ट्रांजैक्शंस जितनी ज़्यादा हुई होंगी आप उसके स्पेशल जो सब्सिडरी लेजर है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड दैट सब्सिडरी लेजर अकाउंट इन टोटल गोज इनटू द योर कंट्रोल अकाउंट। आप उसको फिर आप अपने जर्नल में ले जाते हैं। नाउ what is subsidiary ledger? We have already discussed. This is only a repetition because we should know, because we have to make another special journal. A subsidiary ledger is a group of similar accounts whose combined balances equal the balance in a specific journal ledger account. कि आपको पता होगा कि आपके पास 4 कस्टमर्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, हर कस्टमर एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी करता है।
तो फिर आप अगर सबकी इकट्ठी एक ही लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस कर देंगे तो आपके लिए डाटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन इट इज़ मच बेटर दैट यू शुड मेक अ सेपरेट लेजर अकाउंट्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स। 10 कस्टमर्स हैं एंड दे आर मेकिंग देयर ऑन अकाउंट्स, दे आर टेकिंग योर सर्विसेज ऑन अकाउंट, तो आप हर एक की अलग अलग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस कस्टमर ने इतनी ट्रांजैक्शन की हैं एंड नाउ द रिजल्ट इज दैट। इस कस्टमर ने इतनी ट्रांजैक्शन की हैं, नाउ द रिजल्ट इज दिस। वी हैव अ नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दिस कस्टमर, वी हैव टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम दिस कस्टमर, दिस इज अ टोटल अमाउंट। हर कस्टमर की आप सेपरेटली बता सकते हैं। आपके पास जैसे हमने कहा था कि वेब कैंटीना, इसकी कितनी आप ट्रांजैक्शंस हुई थी, और अब एट द एंड आपने इस कस्टमर से कितना रिसीव करना है, दैट टेल्स यू योर सब्सिडरी लेजर अकाउंट। आपने zone.com उससे कितनी ट्रांजैक्शंस की थी, दैट टेल्स यू इन योर सब्सिडरी अकाउंट। सो द नेट टोटल बैलेंसेस, ये अब आप अपनी सहूलत के लिए सारे का सारा काम करें, अपनी फैसिलिटेशन के लिए कर रहे हैं कि आपके पास एक कस्टमर ये है, इससे आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, दूसरा कस्टमर ये है, उससे इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, तीसरा कस्टमर ये है, इससे इतनी अमाउंट रिसीव करनी है। अगर आप अपनी इसकी एक और अच्छी एग्जांपल ये लें कि आप अगर देखें कि जो आपकी एक शॉप होती है, शॉप के ऊपर कोई परचेज और सेल हो रही होती है, तो हर एक कस्टमर का शॉपकीपर ने एक अलग पेज बनाया हुआ होता है बुक में, जो उसके पास किताब पड़ी होती है, जो उसके पास खाता पड़ा होता है, हर एक कस्टमर का अलग से एक सेपरेट उसने पेज एलोकेट किया होता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ योर सब्सिडरी लेजर। उसमें कोई भी सेल परचेज करता है तो उसमें लिखता रहता है। सो दीज आर ऑल सब्सिडरी लेजर्स। फिर आप साल के एंड पे कहते हैं कि यार टोटल आपके रिसीवेबल कितना है, तो आप सब की अमाउंट्स ऐड करते हैं और फिर बताते हैं कि टोटल हमने रिसीव करना है। बट इफ यू गो बैक यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस कस्टमर वी हैव टू कलेक्ट दिस अमाउंट, फ्रॉम दैट कस्टमर वी हैव टू रिसीव दैट अमाउंट। और अगर कोई इसको पे करने के लिए आ जाता है तो फिर वो स्पेशल पेज ओपन करता है और उसमें ही जाके वो अलग से मेंशन करता है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट। और इसको और अगर वो फैसिलिटेट करना चाहे अपनी फैसिलिटी के लिए, तो उस बुक पर वो पेज नंबर्स लगा देता है और शुरू में फिर वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेता है। वो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है कि आपका ये कस्टमर इस पेज पर है, दूसरा कस्टमर इस पेज पर है, तीसरा कस्टमर इस पेज पर है। सो व्हेन एनीबडी कम्स परचेज एनीथिंग, you just open the table of contents and चेक द पेज नंबर, और उस पेज नंबर पर जाकर वो वहाँ पर चेक कर लेता है और जो उसने सेल्स की होती है वहाँ पे मेंशन कर देता है। एंड इफ़ दैट कस्टमर हैज़ टू पे एनीथिंग, तो फिर वो उसी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में उसका पेज नंबर चेक करता है और जाके वो पेज नंबर ओपन करके उसमें से इतना रिसीवेबल माइनस कर देता है जिसके अगेंस्ट उसने कैश रिसीव किया। So it means that in our daily life we are doing all these kinds of things, but we don't have any idea that is it a subsidiary ledger or a control account. हम डायरेक्ट जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें सब्सिडी लेजर्स बना रहे होते हैं, लेकिन अगर यही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती जाए तो फिर आपके पास जनरल एंट्रीज भी होती हैं, फिर आपके लेजर्स भी होते हैं, फिर आपके सब्सिडी लेजर्स होते हैं, फिर आपके स्पेशल जर्नल्स भी होते हैं। सो all the time we are doing same types of businesses. We do not know the terminologies which are being used in the accounting, special accounting. आपके पास जो अकाउंटिंग में काम कर रहे होते हैं वो सब का सब आप कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। So we are studying accounting just to facilitate to our owners being an employee. हम एम्प्लॉई हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं। And if we become the owner, so it means that if any employee of you doing any work, you can easily verify. आप उससे पूछ सकते हैं कि यार इसका स्पेशल जर्नल लेके आओ, दिखाओ जरा, परचेज का स्पेशल जर्नल लेके आओ, सेल्स का स्पेशल जर्नल लेके आओ, कैश पेमेंट का लेके आओ, कैश रिसीट का जर्नल लेके आओ। You are directly saying a specific terminology to your employees. अब उसको पता होगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि यार वो खाता शाता लेके आओ, दिखाओ ज़रा कितने कितने हमने लोगों से पैसे लेने हैं। यू आर जस्ट सेइंग दैट
bring those special journals that we have to verify कि इस पर्सन से हमने इतने अमाउंट लेनी है और इससे इतनी लेनी है. You are exactly saying the terminologies. So the general ledger account that summarizes a subsidiary ledger's account balance is called a control account or a master account, because you have to shift subsidiary ledger account balances into the control accounts या master accounts जिनको आप बोलते हैं. Subsidiary ledger accounts are not part of the general ledger, they are supplemental accounts. उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है, उसका वो पार्ट नहीं होता. पार्ट होगा तो वो उसमें उसकी कैलकुलेशन आएगी. पार्ट इसलिए नहीं होता कि आपने एग्जैक्ट टोटल अमाउंट बैलेंस की शिफ्ट करनी होती है. एंड दैट प्रोवाइड्स द डिटेल टू सपोर्ट द बैलेंस इन अ कंट्रोल अकाउंट. सिर्फ वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अगर उसका पार्ट होता तो आधी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल अकाउंट में होती है, आधी इन्फॉर्मेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी सब्सिडी लेजर में होती. वो उसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन एंड अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि आपकी कंट्रोल अकाउंट में इंफॉर्मेशन है 100 और 20 इंफॉर्मेशन आपकी जो रिसीवेबल्स की थी वो इसमें थी, तो टोटल तो बनती है 120. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. That part of information includes in your control account and part of information includes in your subsidiary. Now subsidiary ledger is not that kind of information. आपके पास for example जो subsidiary ledgers हैं उनमें आपके पास 4 अकाउंट्स मौजूद हैं, 4 subsidiary ledgers आपने बनाए हुए हैं. एक आपको बताता है फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर से आपने 50 रिसीव करने हैं, दूसरे से आपने भी 50 रिसीव करने हैं, तीसरे से 10 और चौथे से 10, तो टोटल अमाउंट बनती है 120. दैट 120 गोज इनटू योर कंट्रोल अकाउंट एंड 50 50 10 एंड 10 सॉरी दिस इज 10 एंड 10 दिस इज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ योर कंट्रोल अकाउंट. कंट्रोल अकाउंट में आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है 120 की, लेकिन इस 20 की डिटेल आपके पास आपके सब्सिडरी अकाउंट में मौजूद है. तो इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी लेजर्स प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंट्रोल अकाउंट्स एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट. सो आप अगर थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि वेन एवर यू गो इन द हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल सी अबाउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी. किसी भी कंपनी की कोई एनुअल रिपोर्ट होती है, उस एनुअल रिपोर्ट में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स कि यू हैव एन इनकम स्टेटमेंट, यू हैव अ बैलेंस शीट, you have a cash flow statement and you have a statement of changes in owner's equity. You have basic 4 financial statements. अब उस एनुअल रिपोर्ट में इन 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल विच इज कॉल्ड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो क्या है? वो आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल के बारे में कि आपने रिसीवेबल्स कहाँ से लेने, दैट प्रोवाइड्स इन द नोट्स. क्योंकि आपके पास रिसीवेबल्स में सिर्फ एक अमाउंट लिखी हुई होगी कि यू हैव टू रिसीव 120 रुपीज़, कहाँ से लेनी है और कब कब उनकी डेट्स हैं रिसीव करने की, तो दैट प्रोवाइड्स इन द नोट्स. तो यही आपकी एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है. उसमें सिर्फ आपके पास लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट में इक्विपमेंट. आपके पास इक्विपमेंट एक तो नहीं है, कई इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पास. तो आपने तो एक इक्विपमेंट एक टाइटल दिया और उसका आपने एक अमाउंट लिखी होती है, उसकी वैल्यू लिखी होती है. तो कितने आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, दैट प्रोवाइड्स इन द नोट्स विच इज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. सो whenever you go in the higher level of subjects you will find that these financial statements are explained in detail in their supplementary information. Just like this, you have a control account that only contains a complete information, whereas the detail of that complete information is available in your subsidiary ledger accounts. अब आपको आइडिया हो गया होगा कि स्पेशल जर्नल्स आपने बनाया, क्यों बनाया? बिकॉज
the repetition of similar transactions are more, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आप उनके अलग से एक लेजर अलग से आप उनका स्पेशल जर्नल बना लेते हैं। फिर उन स्पेशल जर्नल्स में आप देखते हैं कि आपके पास कितनी ज़्यादा रेपिटिशन है और एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, cash receipts, cash payments, you have a more transaction, so that is why you are making their separate subsidiary ledgers which contains only a detail, a supplement information, and their balances shift to their control accounts. So I hope the explanation is enough. तो अभी हमने और भी इसमें पढ़ने हैं जो स्पेशल जर्नल्स हैं। अभी हमने शुरू में सिर्फ रेवेन्यू जर्नल पढ़ा था, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे हैं दैट इज़ अबाउट अ कैश रिसीट जर्नल, दैट इज़ द सेकंड वन, कि आपने कैश रिसीट करनी है, तो कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो उस कैश के कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, कौन कौन आपको कैश दे रहा है, यू आर मेकिंग अ स्पेशल जर्नल फॉर कैश, एंड फ्रॉम दैट कैश यू आर मेकिंग अ स्पेशल जर्नल ऑफ कैश रिसीट्स, कि आपको जितनी कैश रिसीट्स हो रही हैं, कितनी आप कैश रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कैश रिसीट जर्नल, कैश पेमेंट भी पढ़ेंगे हम और परचेज जर्नल भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने इससे पहले सिर्फ रेवेन्यू जर्नल के बारे में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। नाउ इन दिस कैश रिसीट जर्नल all transactions that involve the receipt of cash are recorded in the cash receipt journal। इसको ज़रा थोड़ा सा खुद एक दफ़ा पढ़ें आप लोग। It means कि all transactions that involve receipt of cash, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस करेंगे that involve receipt of cash। इसका मतलब ये हुआ cash payments are not recorded। आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस करेंगे इस स्पेशल जर्नल के अंदर जिसमें आपकी कैश की रिसीट्स होंगी, सिर्फ आपने कैश को रिसीव करना है, आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस करेंगे। आप कैश पेमेंट्स जो भी करेंगे आप, दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिसीट जर्नल, वो आपकी कैश पेमेंट जर्नल के होंगी। नाउ कैश पेमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड वेयर एज कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि कैश रिसीट्स में कैश पेमेंट कर दें, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, कैश पेमेंट वाले जर्नल में आप कैश रिसीट्स की कर दें। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। सो दैट इज़ वाई आई हैव फर्स्ट यूज्ड इन माई लास्ट लेक्चर अबाउट द रेवेन्यू जर्नल, आई कुड मेक अनदर जर्नल फॉर कैश परचेज, इसलिए मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपसे रेवेन्यू जर्नल की बात की थी, अब मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ कैश रिसीट जर्नल में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैश परचेज जर्नल के बारे में बात करेंगे और फिर कैश पेमेंट्स के बारे में, ताकि हमें एक सेपरेशन रहे, कन्फ्यूजन ना आ जाए कि कहीं कैश रिसीट्स वाले में कैश पेमेंट का ना कर दें, क्योंकि कैश इज इन्वॉल्व। सो आई जस्ट रिपीट, all transactions that involve the receipt of cash are recorded in the cash receipt journal. Now the format is same, no difference at all. You have to make few changes, like in cash receipt journal, if you could read Opportunities Incorporation received rupees 4,400 cash on March 1st for the month's rent. How we are solving this transaction? Now you just look on the PowerPoint slide and I will talk about it. Now Opportunities Incorporation received rupees 400 cash on March 1st for the month rent. Now this is not a normal course of operation of your business.
सो इसका मतलब ये है कि आपने कैश तो रिसीव की, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ योर ऑपरेशन। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग कैश फॉर दैट सर्विसेज, दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। बट व्हेन यू आर रिसीविंग कैश फॉर द मंथ्स रेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। यहां पर आपने एक चीज की सेपरेशन लाजमी रखनी है। यहां पर आप देखें कैश रिसीट जर्नल में आपके पास नो डिफरेंस डेट कॉलम, यहाँ पर आप इसकी यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हैं डेट्स के लिए। मंथ आपका चल रहा है मार्च और आगे डेट फर्स्ट है, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो भी होंगी वो भी कर सकते हैं आप। देन अकाउंट्स क्रेडिटेड, किस अकाउंट के थ्रू आप कैश रिसीव कर रहे हैं। जब आपको कैश रिसीव होती है तो क्या आप जर्नल एंट्री करते हैं, कैश डेबिट करते हैं और ये आपकी डेबिट होगी। और क्रेडिट में आपके पास कोई भी अकाउंट हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है आपके पास, क्योंकि आपने कोई सेल्स पहले की थी उसके अगेंस्ट कैश अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ, ये भी कर सकते हैं आप। अब उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रही है, वो क्रेडिट कर रहे हैं आप। देन आपने रेवेन्यू अर्न किया है, रेवेन्यू भी हो सकता है आपका क्रेडिट। इसके अलावा कोई और आपके पास अकाउंट है जिसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव हो रही है, तो जितनी भी क्रेडिट हो रही हैं आपकी, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस वक्त आपके पास कैश डेबिट और क्रेडिट में इस वक्त आपके पास क्या आ रहा है, रेंट रेवेन्यू। रेंट रेवेन्यू ये आपके पास अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही है। सो दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग हियर अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि आपके पास ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है इसके टाइटल में, दिस इज योर कैश रिसीट जर्नल। तो कैश रिसीट जब होती है तो हमेशा आप उसको डेबिट करते हैं, तो आपके लिए अलग से एक नया डबल एंट्री का सिस्टम नहीं बनाने की जरूरत। कैश अमाउंट तो सेम होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट अकाउंट क्रेडिट कौन सा हो रहा है, तो आपने यहाँ पे इसलिए इसका टाइटल दिया है कि अकाउंट्स क्रेडिटेड कौन सा है। देन पोस्ट रेफरेंस यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अदर अकाउंट्स, अब यहाँ पर एक डिफरेंस है। अदर अकाउंट्स are those which are not a normal course of operation and you have received cash for that account, for that other account. This is very important now, कि आपने अदर अकाउंट इसलिए बनाना है कि जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का पार्ट ना हो और आप उसके अगेंस्ट कैश रिसीव कर रहे हो। अब यहाँ पर रेंट रेवेन्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, सो दैट इज वाई यू हैव पुट अमाउंट इन द अदर अकाउंट्स। अब ये अदर अकाउंट्स आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। नाउ अदर अकाउंट्स आपने यहाँ पर लिखा 400 का ट्रांजैक्शन आपने रिसीव की, 400 की कैश रिसीव हुई आपको फ्रॉम द रेंट मंथ, और इसको आपने जाकर लिख दिया डेबिट साइड में कैश के, डेबिट 400 कैश रिसीव हो रही है। ये अदर अकाउंट्स के बारे में सिर्फ आपको डिटेल दे रहा है और इसीलिए आप इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं रेंट रेवेन्यू दैट इज अकाउंट क्रेडिटेड। ये आपका क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी। अगेन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यू नीड टू मेक ओनली अ वन लाइन, आप सिर्फ एक लाइन बना रहे हैं और उसमें आपने बात कंप्लीट कर दी है। डेबिट आपकी कैश हो रही है, क्रेडिट आपका रेंट रेवेन्यू हो रहा है और आपने कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर दी है। सो आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि आपने जब कोई भी कैश रिसीट का स्पेशल जर्नल बनाना है तो आपने अदर अकाउंट्स, ये होगा कि अदर देन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, अकाउंट्स रिसीवेबल योर सेकंड अकाउंट, क्योंकि ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का पार्ट है। देन कैश डेबिट हमेशा डेबिट होता है, और ये पेज नंबर ये भी आपका एज इट इज चलता है। दैट पेज नंबर टेल्स यू इन योर जनरल लेजर आर योर कंट्रोल अकाउंट कि आपने ये जो जनरल एंट्री की थी वो इस पेज पर की थी। सो शुड आई गो इन द नेक्स्ट स्लाइड? आई होप दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। आप इसको एक दफ़ा और देख लें
कि हमने क्या किया था, आपके पास डेट का कॉलम है, अकाउंट्स क्रेडिटेड, आपने किस अकाउंट के अगेंस्ट कैश रिसीव की है। कैश तो हमेशा आपके पास डेबिट ही होगी, लेकिन अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है, यू हैव टू मेंशन हियर। पोस्ट रेफरेंस, अदर अकाउंट्स क्रेडिट, क्या आपने अदर अकाउंट्स आपका कौन सा है, किस अकाउंट के अगेंस्ट आप ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। देन अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ही आपका क्रेडिट होता है, ठीक है, या तो आप ये अकाउंट करेंगे या फिर आप ये अकाउंट करेंगे, इनमें से दो अकाउंट्स हो सकते हैं। तो अब आप अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप मंथ्स का जो रेंट है उसके अगेंस्ट जो आपका अदर अकाउंट है उसमें आपने मेंशन कर दिया, देन कैश डेबिट किया आपने, उसको कैश को एंड पे लिख दिया आपने। नाउ I hope this is an understandable for you. I will give you the same data that we have already discussed in our revenue journal. Now let's look to the to this slide as we have discussed. आपके पास वही सिमुलेशन एक है डाटा की, एक assumed data है। We had made our transaction to these customers जिनसे आपने कैश रिसीव करनी थी, क्योंकि आपने इन लोगों को, इन कस्टमर्स को आपने जो अपनी सर्विसेज थी वो ऑन अकाउंट दी थी। नाउ यू आर रिसीविंग कैश एट दिस स्टेज बिकॉज दिस एरिया शोज यू, दिस एरिया शोज यू कैश रिसीट्स जर्नल। आपके पास कैश रिसीव हो रही है। नाउ यू आर गिविंग द डिटेल in your special journal that you are receiving cash this amount from this customer, you are receiving cash from this customer, and you are receiving cash from this customer. So that details shows you. Same I can apply with the other example as I have already given you कि किसी भी आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसके खाते में वो जिस तरह मैंने कहा था कि उसने कोई ऑन अकाउंट चीज़ें सेल की हैं तो वो उसके लिए रिसीवेबल होगा। Now this person is paying cash, these customers are paying cash, he would directly go to that account या पेज नंबर जो उस कस्टमर से रेलेवेंट है और उसके अगेंस्ट फिर उसमें जो उसने रिसीवेबल करना था उसमें से वो माइनस करता जाएगा। सो दीज आर ऑल योर माइनसेस। वेब कैंटीना माइनस, mymusic.com माइनस, zone.com माइनस। तो ये आपके अकाउंट्स क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ये लोग आपको पे कर रहे हैं, कैश आपको दे रहे हैं, एंड यू आर रिसीविंग कैश, तो इसलिए आप इनके अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं। अकाउंट्स क्रेडिटेड, वेब कैंटीना पेड 3400, mymusicclub.com पेइंग 2200, zone.com पेइंग 1750. So these are the amounts which are your customer paying to you, so that is why you are making credit. और डेबिट उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, कैश, because you are all the time doing cash debit. 2200 cash, you are receiving cash, and then 1700 debit, कैश डेबिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, ये बताता है, जो टाइटल है कैश रिसीट जर्नल का, कि आप डेबिट क्या कर रहे हैं। ये आपके सारे के सारे, इफ आई कुड लिंक इट विद दिस, कि कैश डेबिट, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि कैश डेबिट एंड वेब कैंटीना क्रेडिट, कैश डेबिट एंड mymusicclub.com क्रेडिट, कैश डेबिट एंड zone.com क्रेडिट। आपने सिंपल एक एग्जैक्ट अमाउंट टोटल की लिखी कि ये आपके पास डेबिट हो रही है और किस किस पर्सन से, किस कस्टमर से आपको रिसीव हो रही है, आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये सारी अमाउंट्स आप लिख रहे होते हैं। Now I hope that this is now understandable for you. Now if you could read this bottom side of the slide. During March, Opportunities Incorporation collected cash from 3 customers. So these were your customers that purchased your services, they hired your services, you performed your services on account. Now during March you have collected that amount from these customers. आपने इन लोगों से कैश रिसीव की है और उसको आपने कैश रिसीट को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में आप क्या कर रहे हैं, एक अदर अकाउंट, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। आप यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल मेंशन कर रहे हैं। द रीज़न इज दैट कि आपके ये जो स्पेशल जर्नल बनता है कैश का, ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस का होता है।
and you are maintaining your cash receipt journal just to tell that this is our customer, he has purchased our services on account, now he or she is paying cash. तो जब वो कैश पे कर रहा है तो आपके लिए वो अकाउंट रिसीवेबल कम होता जा रहा है. To just look a brief overview of this slide and then I will move forward to the next slide. Now in the next slide you just look upon this slide and then I will start teaching you that what he has done. Now if you go on the bottom of the slide you can read each account under account receivable credit is posted to the account receivable subsidiary ledger accounts. अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सब्सिडी लेजर इन कस्टमर्स का बनाया था, वेब कैंटीना का अलग से सब्सिडी लेजर बना था, mymusicClub.com का अलग से एक सब्सिडी लेजर बना था, zone.com का अलग से एक सब्सिडी लेजर बना था, और आपने डेबिट किया था इन अकाउंट रिसीवेबल्स को. अब जब आपको कैश मिल रही है तो उनके जो रेस्पेक्टिव सब्सिडी लेजर्स हैं उसमें उनको क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज दे आर पेइंग यू द कैश. आपने फॉर एग्जाम्पल zone.com का सब्सिडी लेजर बनाया था. उस सब्सिडी लेजर में आपने फॉर एग्जाम्पल ये जो zone.com है, zone.com, इसमें आपने रिसीव करना था 1750. नाउ दिस पर्सन इज पेइंग यू द कैश, तो आप फिर क्या कर रहे हैं, 1750 क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब कैश रिसीव हो रही है. सो यही बात आपको इस स्लाइड में बताई जा रही है कि आपने जो भी अब ट्रांजैक्शन करनी होगी उसको उसके सब्सिडरी लेजर में पहले काम करना होगा, उसका वहां से उसको माइनस करना होगा. अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट था तो अब आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं, आपने उसके सब्सिडी लेजर में से भी माइनस करना है. स्पेशल जर्नल में तो लिखेंगे, स्पेशल जर्नल में तो आपकी एक जर्नल एंट्री हो रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी लेजर में उसके डिटेल मौजूद है कि यू हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम वेब कैंटीना, यू हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम mymusicClub.com, you have to receive total amount from zone.com. Now from that account they are paying how much cash. अब वो इतनी कैश पे कर रहे हैं, इतनी कैश पे कर रहे हैं, इतनी कैश पे कर रहे हैं, वो जितनी कैश पे कर रहे होंगे उतनी उसके अमाउंट सब्सिडी लेजर में से उसको माइनस करते जाएंगे. पहले हमने डेबिट किया क्योंकि हमारे लिए वो रिसीवेबल था, अब उसको क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिसीवेबल कम हो रहा है और हमें कैश मिल रही है. तो आपने उसका एक सब्सिडी लेजर है उसमें से उसको माइनस किया, तो आपके पास ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर वेब कैंटीना. इसको थोड़ा सा देखें, देन आई विल टेल यू हाउ दे हैव डन. नाउ लुक एट कैश रिसीट जर्नल. These are all yellow side shows you that these are the subsidiary, this is a special journal for cash receipts. अब हमने एग्जांपल ली वेब कैंटीना की और आपको एरो कीज भी बता रही हैं कि आपने अमाउंट किस तरह आपने की हैं. फर्स्ट यू हैव टू रिसीव ऑन 1st March फ्रॉम वेब कैंटीना द अमाउंट वाज 3400. इसने फरवरी के महीने में आपसे परचेजेस की थी और पे नहीं किया था. अब उसको आपने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना था, कैरी फॉरवर्ड करना था, तो यू कैरी फॉरवर्डेड 3400 अमाउंट. वो आपने कैरी फॉरवर्ड की है और वो 1st March को अब आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो चुका है. इसको आप जब पिछला महीना होता है तो आपके लिए वो कैरी फॉरवर्ड होता है. जो नेक्स्ट मंथ आगे होता है, फर्स्ट डेट आ गई होती है, तो फिर आप इसको यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड कह देते हैं. बी एफ मीन्स के ब्रॉट फॉरवर्ड, कि आप उसको ब्रॉट फॉरवर्ड ले आए. अब आपके पास बैलेंस है 3400 का, एंड ऑन 18th दिस पर्सन हैज परचेज्ड मोर सर्विसेज फ्रॉम यू, ही हैज हायर्ड योर सर्विसेज ऑन अकाउंट.
तो आपने ऑन अकाउंट उसको सर्विसेज परफॉर्म की, तो दैट सर्विसेज वाज कॉस्ट 2650। आपके पास डेबिट बैलेंस था। रिसीवेबल्स क्या होते हैं आपके? नॉर्मल एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपके पास ये 3400 नॉर्मल बैलेंस क्या था? उसका डेबिट था। उसने 18 मार्च को एक और डेबिट की 2650 से, आपने उसे रिसीव करना था, तो डेबिट इज एडेड इनटू द डेबिट। तो अब आपके पास ये जो रनिंग बैलेंस में लेजर में आपके पास टोटल अमाउंट आएगी डेबिट में ऐड होकर 6050, 3400 प्लस 2650, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद अब आपके पास जो नेट बैलेंस है दैट इज 6050। अब 6050 आपके पास ये टोटल बैलेंस था दैट यू हैव टू रिसीव अप टू 18 मार्च 2010। आपने उनसे रिसीव करना था। अब आपके पास अमाउंट थी 6050 की। फिर वो कहता है कि ऑन 19 मार्च दैट वेब कैंटीना कॉरपोरेशन जो भी थी, जो भी कस्टमर था, ही हैज पेड ₹3400। अब इसने आपको 3400 की अमाउंट पे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि योर अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। यहां पर क्रेडिट हो रहा है ना, देखें 3400 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो फिर उसके सब्सिडी लेजर में उसको आप क्रेडिट करें। सो यू आर क्रेडिटिंग दिस अमाउंट। इस अमाउंट को आपने क्रेडिट किया। आपके पास डेबिट में 6050 है, अब आपके पास क्रेडिट में 3400 की अमाउंट है। तो आपने फिर 19 को जो पेमेंट रिसीव की, कैश रिसीव की, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया, तो वो अकाउंट रिसीवेबल फिर आपके डेबिट बैलेंस में से माइनस हो रहा है। सो द अमाउंट इज नाउ नेट 2650। आपका जो बैलेंस था 3400 का, उसमें आपने और क्रेडिट किया क्योंकि इस कस्टमर ने आपसे और सर्विसेज हायर किया ऑन अकाउंट, तो टोटल आपके पास 6050 बन गया। फिर उसने 19 को पेमेंट की 3400 की। नाउ द नेट रिसीवेबल अमाउंट इज फ्रॉम वेब कैंटीना इज 2650। तो ये अब आपका नेट रिसीवेबल है। अगर आपसे ये कस्टमर पूछता है, वेब कैंटीना कॉरपोरेशन जो भी है, कि हाउ मच वी हैव टू पे यू before paying this 19th transaction, so you have to tell that you have to pay 6050 amount. आप 18th को उसको बता रहे होते हैं कि आपने इतना पेमेंट करनी है, फिर 19th को वो उसमें से 3400 पे कर देता है। आपको ये कैसे पता चला? आपने उसका सब्सिडी लेजर अकाउंट ओपन किया और चेक किया कि इसकी नेट रिसीवेबल कितना है। आपने बताया उसको कि दिस इज योर 6050 अमाउंट रिसीवेबल। तो फिर वो कहता है कि नाउ वी आर पेइंग यू 3400, एटलीस्ट वो जो पिछली अमाउंट है वो तो हम पे कर देना। अब उसके लिए वो होगा कि हम आपने कौन सी ट्रांजैक्शन कब की थी उसको पेमेंट कर रहे हैं। आप बेसिकली माइनस करेंगे टोटल में से। आप ये नहीं करेंगे कि ये जो 4000 था आपका बैलेंस, इसको आप माइनस कर दें। नो, यू आर डिडक्टिंग योर द कैश यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द टोटल रिसीवेबल फ्रॉम दिस कस्टमर। तो वो टोटल क्या था आपका 6050। कहाँ से पता चला आपको? उसके सब्सिडी लेजर से। सब्सिडी लेजर को आपने ओपन किया, उसकी डिटेल देखी और अब आप बता रहे हैं कि जी 2650 ये आपकी अमाउंट है। अब बाकी बच गई है जो आपने हमें देनी होगी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर तो सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 कस्टमर्स की, आपके पास 10 20 पता नहीं कितने कितने कस्टमर्स होते हैं। एंड इफ़ यू गो ऑन इवन अ स्मॉल शॉपकीपर यू विल सी अ बुक। उसकी एक बहुत बड़ी बुक होती है, उसमें एट लीस्ट आपके कोई 100 के करीब तो कस्टमर्स होते हैं। एक इवन कि आप एक मोहल्ले की उसमें चले जाएं शॉप में, तो वहाँ पे भी देखेंगे आपको कि एक शॉपकीपर ने एक आम बुक बनाई होती है, तो हर एक का अलग से उसने पेज बनाया होता है। उसको सेल करता है ऑन अकाउंट और फिर कैश रिसीव करता है, उसमें से माइनस करता जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल जस्ट टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग फॉर यू कि हाउ द स्पेशल जर्नल्स आर मेड एंड हाउ द सब्सिडरी लेजर्स आर प्रिपेयर्ड। फिर उसमें से आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं।
नाउ जस्ट एन लुक एंड ओवरव्यू, आपके पास कौन कौन से अमाउंट्स मौजूद हैं और कैसे कैसे आप काम कर रहे थे, उस सब को आप देखें, एक दफ़ा ज़रा उसको देख लें। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि उसमें फिर नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना होता है। जब आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं सारे के सारे नेट बैलेंसेस को, और फिर कैसे आप उसको कंट्रोल अकाउंट में लेके जाते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट ही हैज़ डन। आपके पास यहाँ पर एक ओवरव्यू है कि आपके पास यहाँ पर जो मेंशन किए गए एक एरो की, ये एरो की क्या बता रहा है कि दिस ट्रांजैक्शन हैज़ बीन पोस्टेड। आपको हर एक ट्रांजैक्शन में बताया जाएगा कि ये करनी है, फिर आपने प्रॉपर उसका सिग्नल देना है किसी न किसी मार्क के थ्रू कि दैट ट्रांजैक्शन हैज़ बीन पोस्टेड। जैसे हम नॉर्मल अपना करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उस पर एक नॉर्मल सा टिक लगा देते हैं, हम एक टिक लगाई होती है हमने कि टिक मार्क जो आप कर देते हैं। टिक मार्क मीन्स कि दिस ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डन। तो आपके पास यहाँ पर देखें कि एरो की बता रहा है कि आपने इस ट्रांजैक्शन को कर दिया हुआ है। अब एक चीज और देखें कि पेज नंबर 14 एंड लुक एट द सर्कल विच एज आई एम मेकिंग CR14. CR means, yes, this is simple. CR means cash receipt, and cash receipt means कि cash receipt journal, and you have taken this transaction from the पेज नंबर 14 ऑफ कैश रिसीट जर्नल जो आपने 19 को डेट की थी। अब आपके लिए पीछे किसी ट्रांजैक्शन में जाना, उस ट्रांजैक्शन से आगे आना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने हर एक का एक लिंक क्रिएट कर दिया हुआ है, एंड दैट लिंक इज मेड थ्रू यूनिक नंबर्स। वो यूनिक नंबर क्या है? आपके पास पेज 14 है, दैट पेज 14 इज मेड स्पेसिफिकली फॉर कैश रिसीट जर्नल। जिस तरह हमने पीछे पेज नंबर 12 किया था, तो सेम पेज नंबर 14 फॉर कैश रिसीट जर्नल, एंड CR आपने बना दिया, एक स्पेशल कोड दे दिया हुआ है, दैट मीन्स कैश रिसीट। अब ये CR किसी और को नहीं आप देंगे। CR मीन्स के कैश रिसीट जर्नल। R आपने लिखा था रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू के बारे में R, और यहाँ पर CR मीन्स के कैश रिसीट। अब आपको पता होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए कि आपने CR का मतलब क्या लिखा था, कैश रिसीट था, और आप उससे रेलेवेंट ही कोड दें जो बेसिक उनका ट्रांजैक्शन होती है, जो उसकी नेचर बता रही होती है। कैश रिसीट है तो CR लिखेंगे, और पेज नंबर 14 मीन्स कि आपने उसको पेज नंबर 14 पे लिखा है। सो 19 को आपने ये ट्रांजैक्शन किया और यहाँ पर पोस्ट कर दिए हुए आपने इस स्पेशल जर्नल से सब्सिडी लेजर में। कैसे किया है ये आपको पता चल रहा है कि आपने जो टिक किया है, टिक मार्क लगाया है आपने। टिक मार्क मीन्स कि यू हैव पोस्टेड दिस ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ द कैश रिसीट जर्नल आफ्टर ऑल जर्नलाइजिंग and posting to the account receivables subsidy ledgers for the month is complete. The account the columns are total now. आपने क्या किया? Then I should go back again and look at कि these were the total transactions that you have made. अब आपने वेब कैंटीना से जो कैश रिसीव की वो आपने इसमें ट्रांजैक्शन में कर दी है। mymusicClub.com से आपने जो कैश रिसीव की 2200 की, वो उसके सब्सिडी लेजर में लेके जानी है। अब यहाँ पर मैं नहीं बना रहा, सिंपल आपको एक सैंपल दे दिया था मैंने जो वेब कैंटीना का पहली ट्रांजैक्शन का। आपने mymusicClub.com को भी उसके अकाउंट में लेके जाना है। फिर zone.com 30th आ गई है, महीना क्लोज हो गया आपका, महीना कंप्लीट है आपका, आपने क्लोज कर दिया उसको। क्लोज होने के बाद अब आपने इनका टोटल करना है, लेकिन आपने हर एक के सब्सिडी लेजर में उसको ट्रांसफ़र करना है। आपको उनके सब्सिडी लेजर्स का टोटल पता है। सब्सिडी लेजर जो आपने सब्सिडी लेजर्स बनाए थे, जो डेबिट किया था, अब आप उनको क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रिसीविंग कैश। जब आपको कैश मिल रही है तो आप उसको रिसीव भी कर रहे हैं, और फिर उसके सब्सिडी लेजर में उनको पोस्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने वेब कैंटीना में पोस्ट की है। यहाँ पर आपके पास वेब कैंटीना है, आपके पास यहाँ पर माई म्यूजिक
.com भी हो सकता था, यहाँ पर आपके पास zone.com ये भी हो सकता था। आपके पास वेब कैंटीना की हमने एग्जांपल ली है, zone.com, mymusic.com और zone.com की भी हो सकती थी। तो इनके 3 अलग अलग सब्सिडी जो लेजर्स बने हुए हैं, आपने इनको पोस्ट भी करना है स्पेशल जर्नल में से। जब आप पोस्ट कर देंगे तो नेट बैलेंसेस आपके पास निकल आएंगे कि इनके नेट बैलेंसेस कौन कौन से, वो नेट बैलेंसेस फिर आप अपने कंट्रोल अकाउंट में लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यू जस्ट लुक एट व्हाट दिस स्लाइड सेज। आफ्टर ऑल जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग टू द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर्स, आपने स्पेशल जर्नल्स में उनको रिकॉर्ड किया, एंड देन दैट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस वर पोस्टेड इनटू देयर सब्सिडी लेजर्स अकाउंट, आपने उसमें ट्रांसफर किया। क्योंकि महीना आपका कंप्लीट हो चुका है, 30 मार्च आ चुका था, अब आपने नेट बैलेंसेस चेक करने, तो उनको करने के बाद फिर आप उनके कंट्रोल अकाउंट में लेके जाएंगे। सो पहले क्या आपके पास एक सिंपल एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आपको कि यू स्टार्टेड फ्रॉम स्पेशल जर्नल, जो भी उसका रेलेवेंट अकाउंट है, उस स्पेशल जर्नल से आपने ट्रांसफर किया सब्सिडरी लेजर में, फिर सब्सिडरी लेजर्स का आपने टोटल किया, उस टोटल को आपने ट्रांसफर कहां करना है, उसके जो हमने कहा था कि मास्टर अकाउंट या आपका जो जनरल जर्नल होता है उसमें आपने ट्रांसफर करना है। तो यही सीरीज होती है कि स्पेशल जर्नल से आपने कहाँ जाना है, सब्सिडरी लेजर्स में, सब्सिडरी लेजर्स का टोटल किया, उन टोटल को आपने फिर उनके मास्टर अकाउंट्स में लेके जाना है, या उसको आप कहेंगे, इसको आप सेम कह सकते हैं मास्टर अकाउंट्स या जनरल जर्नल। आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, ट्रांजैक्शंस आपकी पास होके जा रही हैं सब्सिडरी लेजर से आपके स्पेशल जर्नल से, स्पेशल जर्नल से सब्सिडी लेजर एंड सब्सिडी लेजर से टोटल आपके पास मास्टर अकाउंट्स में जा रही हैं। ये दरमियान में आपने इंटरमीडियरी लाजमी लेके आना है, डायरेक्ट नहीं करना। क्यों डायरेक्ट नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग देयर सब्सिडी लेजर्स। नाउ वी हैड मेड द टोटल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, कैश रिसीट जर्नल। कैश रिसीट जर्नल में आपके पास, अब एक दफ़ा इसको देखें कि इन्होंने किया क्या, देन आई विल टेल यू हाउ दे हैव मेड देयर टोटल्स। So if you look at the date is 31st, so it means there was no transaction on 31st, so we made their totals. आपने कोई कैश रिसीव नहीं की 31st को, इसलिए आपने इसका यहाँ पर टोटल कर दिया हुआ है। आपके पास अदर अकाउंट्स का टोटल 400, दिस इज अ डिफरेंट, बिकॉज दिस इज नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, दैट इज वाई द सेपरेट अकाउंट इज मेड फॉर दिस 400। आपके पास इसके अलावा कोई और भी अगर अकाउंट होता अदर देन योर अकाउंट रिसीवेबल्स, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर रहे होते। अब क्योंकि कैश आपको रिसीव हो रही है इन अकाउंट्स के थ्रू ही, तो आप यहाँ पर इनको मेंशन कर रहे हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट हुए कि आपको कैश रिसीव हुई है इन अकाउंट्स के थ्रू। यू रिसीव्ड कैश 3400, यू रिसीव्ड कैश 2200 एंड 1750। नाउ द टोटल अमाउंट इज 7350। सेम जो आपको कैश रिसीव हुई है इन सब का आपने टोटल किया एंड द अमाउंट इज योर 7750, which is not at this stage equal to 7350। लेकिन आपने क्रेडिट में ऐड करना है, सो आपके पास इन अमाउंट्स को टोटल करेंगे 7350 प्लस 400, क्योंकि आपके पास ये अकाउंट्स दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं। दिस इज क्रेडिट एंड अदर अकाउंट्स इज क्रेडिट एंड अकाउंट रिसीवेबल इज आल्सो क्रेडिट। तो दोनों आपके पास क्रेडिट है, इन दोनों का टोटल किया आपने, द अमाउंट इज 7750। और कैश कितनी रिसीव हुई डेबिट में आपके पास अमाउंट भी यही है 7750। दोनों आपके पास अमाउंट्स सेम है आपके पास। अब यहाँ पे टोटल है, द टोटल कैश डेबिट कॉलम इक्वल्स द टोटल ऑफ 2 क्रेडिट कॉलम्स। 2 क्रेडिट कॉलम मीन्स
कि आपके पास दो अकाउंट्स क्रेडिट में थे, एक अदर अकाउंट्स और एक अकाउंट रिसीवेबल। ये दो अकाउंट्स आपके पास अब रिसीवेबल्स में थे और फिर दरमियान में आपके पास जो लास्ट कॉलम है वो आपके पास डेबिट का कॉलम है। सो योर डेबिट इज इक्वल टू 2 कॉलम्स ऑफ क्रेडिट। अब आपने इसको इक्वल कर दिया होगा और यहां पर पोस्ट रेफरेंसेस आपको बता रहे हैं टिक मार्क के यू हैव पोस्टेड दीज ट्रांजैक्शंस, आपने इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया है। आपके पास पोस्ट रेफरेंस में ये चीज़ मौजूद है कि इन ट्रांजैक्शंस को अब आप पोस्ट कर चुके हैं टू देयर रेलेवेंट सब्सिडरी अकाउंट्स। वो क्या थे, हम उनको पहले ही देख चुके हैं। नाउ गोइंग बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर, आपकी एक स्लाइड थी, आपके पास ये था रेवेन्यू जर्नल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आपने रेवेन्यू जर्नल बनाया था, उसका टोटल किया था। ये आपका जनरल जर्नल में आपने रेवेन्यू की थी जो आपकी टोटल अमाउंट थी, वो मैं उसी स्लाइड को एज इट इज़ यहाँ पर लेकर आया जस्ट टू टेल यू कि आपकी रिसीवेबल्स कितने थे। आपके पास जनरल जर्नल में जो आपके ये mymusicClub.com, वेब कैंटीना और zone.com, ये 3 कस्टमर्स थे जिनसे आपने रिसीव करनी थी कैश, और आपके पास बैलेंस था 3400 का। आपकी डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और हो गया था 9600। ये मैं पिछली जो जनरल एंट्री थी हमारी, मैं उसको एज इट इज़ उठा के ले आऊँ जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आप पिछले लेक्चर में जाइएगा तो यही आपकी जो स्पेशल जर्नल से हमने ट्रांसफ़र की थी जनरल जर्नल में। स्पेशल जर्नल से बेसिकली ये अमाउंट्स गई थी आपकी सब्सिडी लेजर्स में, और इन सब्सिडी लेजर्स का टोटल आपने फिर ट्रांसफ़र किया था जनरल जर्नल में। और ये आपका जिसको आप कंट्रोल अकाउंट कहते हैं या मास्टर जर्नल कहते हैं, मास्टर अकाउंट कहते हैं, आपने इसमें ट्रांसफ़र किया था इसको। तो वो अमाउंट थी 9600 की। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना है कि आपने बेसिकली जो क्रिएट क्या किए, चेंजेस क्या आई हैं आपकी। अब आपका जो टोटल रिसीवेबल था वो कितना था, 13,000 का। 13,000 का आपका रिसीवेबल था, उसमें 3,400 पहले अमाउंट थी और 9,600 आपने और ऐड की थी, तो टोटल आपने 13,000 रिसीव करना था। दैट वाज द टोटल अमाउंट। R35 मीन्स के पेज 35 था आपका, और R मीन्स आपका जो रेवेन्यू जर्नल जो स्पेशल जर्नल था। जिस तरह आपने CR लिखा था कैश रिसीट जर्नल, और यहाँ पर आपका R35 मीन्स के पेज 35 था और R मीन्स रेवेन्यू जर्नल था, स्पेशल जर्नल था। अब इस ट्रांजैक्शन को देखें, ये जर्नल एंट्री आपने की थी जो आपकी स्पेशल जर्नल से लेजर और लेजर से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी। एक आपकी स्लाइड ये है कि जिसमें अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू आपको मिल रहे हैं 7,350 प्लस 400, तो टोटल कैश आपको मिल रही है 7,750, और आपका रिसीवेबल कितना था 13,000। अब आप थोड़ा सा इसको ज़रा देख लें, फिर हम देखेंगे कि आपने इस जो पिछली स्लाइड थी जिसमें आपको कैश रिसीव हुई 7,750, उसका इफेक्ट कैसे आप लेके आए। आपके पास रिसीवेबल था 13,000। ये जस्ट आपको मैं एक लिंक क्रिएट करके बता रहा हूँ कि कैसे आपने रेवेन्यू जो ऑन अकाउंट किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था ऑन अकाउंट, और आपका जो रिसीवेबल बन गया था, अब आपने वो रिसीवेबल कैसे कम किया। जस्ट लुक दिस स्लाइड, रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज नाउ दिस वन। अकाउंट रिसीवेबल जो आपका जनरल लेजर बना था, आपके पास अब सर्कल्ड में देखें कि आपके पास पोस्टिंग अ कैश रिसीट जर्नल इनटू देयर कंप्लीट लेजर अकाउंट्स, जो आपका एक कंट्रोल अकाउंट है, उसमें आपने इसको कैसे पोस्ट किया है। आपके पास ये जनरल लेजर है, दिस इज नॉट अ सब्सिडरी लेजर, एंड दिस जनरल लेजर इज अबाउट अकाउंट रिसीवेबल। सो आपके पास अब अकाउंट रिसीवेबल का जनरल लेजर है, दिस इज नॉट अ सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर्स ऑलरेडी आप बना चुके हैं, आपके पास अभी अकाउंट रिसीवेबल जर्नल है। अब देखें कि बैलेंस आपने रिसीव करना था 3,400, जो मैं पहले आपको बता रहा हूं।
9,600 आपने और डेबिट किया अकाउंट रिसीवेबल का, तो आपका जो टोटल था वो 13,000 अमाउंट बनती थी, जो मैंने पिछली जर्नल एंट्री आपको दिखाई है। पिछली जर्नल एंट्री में आपने नेट कितना रिसीव करना था, रिसीवेबल आपका कितना था 13,000 का। अब ऊपर जो आपको एक कैश रिसीट जर्नल दिखाया गया है और यहाँ पर आपको अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर अकाउंट है वो दिखाया गया। आपके पास रिसीवेबल्स थे 13,000 और कैश आप रिसीव कर रहे हैं 7,750। इसका इफेक्ट कैसे आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा। अब सिर्फ आप इसके जो टोटल टाइटल्स हैं वो देख लें कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल लेजर एंड सब्सिडरी लेजर। आपके पास ये दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी लेजर्स आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं और ये आपके जनरल लेजर का सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। डिटेल्स आपको सब्सिडरी लेजर्स में मिलेगी और उनके फाइनल बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे, जो आपका जनरल लेजर है। सेम आपके पास यहाँ पर जनरल लेजर है। जनरल लेजर में आपके पास ये टोटल अमाउंट है 13,000 की, यही टोटल 13,000 आपने काम किए जो आपके रिसीवेबल है। अब इस 13,000 में कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा कि आपने किस कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, किस कस्टमर से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, लेकिन आपको ये बैलेंस जरूर बता रहा है कि टोटल आपके डिफरेंट कस्टमर से रिसीवेबल्स कितने हैं, दैट इज 13,000। इसको थोड़ा सा देखें ट्रांजैक्शन को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका पहले फर्क देखें, एरो कीज आपको क्या बता रहे हैं। अब यहां पर एरो कीज आपको बता रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू आपको जो कैश रिसीव हुई है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर अकाउंट्स जहां से आपको कैश रिसीव हुई है, क्योंकि आपके अकाउंट रिसीवेबल 13,000 का था और आपको अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू कैश कलेक्ट हो रही है 7,350। तो इट मीन्स in your general ledger account of account receivable you have to credit that amount, क्योंकि आपका अब अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है। आप जनरल एंट्री क्या करते हैं, आपके पास कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नाउ कैश इज योर, नाउ you are receiving 7,350 and your account receivable is being credited with the same amount. अब आपके पास बैलेंस कितना था 13,000 का और आपको जो कैश रिसीव हो रही है दैट इज 7,350। आपको कितनी कैश रिसीव हो रही है 7,350। Now the net receivable on 31st March 2010 is 5,650। आपने फिर क्या काम किया, जितनी भी कैश रिसीव हो गई तो उस सारी कैश को आपने अकाउंट रिसीवेबल में से भी माइनस किया जो आपका जनरल लेजर था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन सीरीज वाइज चलता है कि आपने क्या काम किया। पहले आपने स्पेशल जर्नल बनाया, उस स्पेशल जर्नल्स की ट्रांजैक्शंस को आपने ट्रांसफ़र किया या पोस्ट किया आपने सब्सिडी लेजर्स में। फिर उस सब्सिडी लेजर्स के जो बैलेंसेस हैं उनका टोटल करने के बाद आप उसको लेके गए उसके जनरल जर्नल में कि आपको कैश कितनी रिसीव हुई, और वो ये जनरल जर्नल है आपका जो यहाँ पे मैंने बनाया कि कैश रिसीव्ड 7,350 एंड क्रेडिटेड अमाउंट वाज योर अकाउंट रिसीवेबल विद अमाउंट ऑफ 7,350। आपने तीसरा फेज कर दिया। चौथा फेज, इस जो जनरल की ट्रांजैक्शन थी इसको आप जनरल लेजर में लेके गए और वो जनरल लेजर आपका क्या था, अकाउंट रिसीवेबल। ये चार आपकी बेसिक जो फेजेस हैं इनको आपने कंप्लीट करना होता है। लेट मी गिव यू अगेन
First you have to make a special journal transaction, then you have to post that special journal into their subsidiary ledger account, then that subsidiary ledger is transferred into your journal जो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की है, then this journal is transferred into the जनरल लेजर अकाउंट जो आपका फाइनल अकाउंट होता है, उसमें आपने ट्रांसफ़र किया और फिर आपने देख लिया कि नाउ दिस इज़ योर बैलेंस दैट यू हैव टू पे, दैट यू हैव टू रिसीव अप टू 31 मार्च। बाकी जितने भी कस्टमर्स हैं उन कस्टमर से आपने ये अमाउंट रिसीव करनी है। नाउ दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। आपने मुख्तलिफ लोगों से अब 5,650 रुपये की अमाउंट रिसीव करनी है। इससे पहले आप ये देख सकते थे कि किस कस्टमर से कितनी अमाउंट लेनी है, वो आपको सब्सिडी लेजर बता रहा है, लेकिन जो आपका एक टोटल लेजर अकाउंट है, जो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर अकाउंट है, वो आपको बता रहा है कि आपने डिफरेंट कस्टमर्स से ये अमाउंट रिसीव करनी है। अब यहाँ पर कस्टमर्स का जिक्र नहीं है, टोटल अमाउंट कि आपकी रिसीवेबल है कितनी डिफरेंट कस्टमर से, तो वो आपको जनरल लेजर बता रहा है, दैट इज़ योर 5,650। इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें एक नज़र, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे इस लेक्चर को। वी हैव ऑलमोस्ट डन आवर लेक्चर, सो यू जस्ट लुक एट ऑन द वैल्यूज योर cash receipt journal and how this amount is posted into the ledger accounts. So I hope now this is understandable for you कि आपने स्पेशल जर्नल कैश रिसीट जर्नल का कैसे बनाया, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, और नाउ यू हैव रीच्ड अप टू दिस अमाउंट। अब दिस अमाउंट कभी भी यू मस्ट कीप इन माइंड कि कभी भी आपके सब्सिडी लेजर्स के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हमेशा जो आपका जनरल लेजर है उसका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा आपके ट्रायल बैलेंस में। उसकी रीज़न क्या है कि आप जब अगर सब्सिडी लेजर के अकाउंट्स ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे अपने ट्रायल बैलेंस में, तो आपके पास ट्रायल बैलेंस ही बहुत बड़ा बन जाएगा। आपके पास 50 कस्टमर्स हैं तो आपने 50 कस्टमर्स की लिस्ट उसमें शामिल करनी होगी कि आपकी अकाउंट रिसीवेबल में है। लेकिन आप जब उनकी अमाउंट्स को टोटल करके शिफ्ट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में, तो फिर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू मौजूद होगी। इसी तरह रेवेन्यू का है, रेवेन्यू की अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है, किस किस कस्टमर को आपने सेल्स की हैं, अगर उनकी डिटेल आप मेंशन करना शुरू कर दें तो ट्रायल बैलेंस तो आपका 50 पेजेस पे चला जाएगा। ट्रायल बैलेंस गिव्स यू अ नेट बैलेंसेस, और वो आपकी क्विक इन्फॉर्मेशन होती है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है कि अब आपके ये रिजल्ट्स रहे हैं, ये आपके अकाउंट्स मौजूद है। वो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन आपको उनके सब्सिडी लेजर्स में मिल जाएगी। सो दिस अमाउंट रिसीवेबल 5,600 वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर ट्रायल बैलेंस। आपकी जो रिसीवेबल्स थे इनके सब्सिडी लेजर्स के, वो आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस में। अमाउंट आपकी नेट जो आपके जनरल लेजर में लिखी हुई होगी, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द ट्रायल बैलेंस अकाउंट। सो ओके, अप टू नाउ देन एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा कोड दिया हुआ था, दैट वाज 12। तो आपने उसको 12 में मेंशन किया है। पेज आपका यहाँ पर 14 है, तो आपने 14 कैसे लिखा है, CR14 लिखा था कि कैश रिसीट जर्नल आपका पेज 14 पे, तो आपने वो मेंशन किया था। अब यहाँ पर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 12 का था, तो आपने यहाँ पर इसको 12 के साथ नेक्स्ट लिखना है। सो द पोस्टिंग कैश रिसीट जर्नल ₹7,750 टोटल इन कैश, डेबिट कॉलम इज पोस्टेड इनटू द कैश इन अ सिमिलर मैनर। आपने अकाउंट रिसीवेबल में से तो वो माइनस कर दिया, लेकिन कैश टोटल कितनी कलेक्ट हुई, जब आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो यू हैव रिसीव्ड कैश 7,750। वो तो जो 7,350 था दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल्स, बट दिस 7,750 इज टोटल कैश रिसीव्ड। तो आप जब उसका लेजर बना रहे हैं, जनरल लेजर बना रहे हैं आप कैश का, तो उसमें आपके ये 7,750 लिखा जाएगा।
rather than 7,350. तो आपके पास जो लेजर होगा, लेजर ऑफ कैश, उस कैश में आपके पास ये अमाउंट लिखी जाएगी 7,750 की. नाउ पोस्टिंग द कैश रिसीट जर्नल ₹400 क्रेडिट टू रेंट रेवेन्यू कुड हैव बीन पोस्टेड अर्लियर. आपने जब उसकी ट्रांजैक्शन की थी तो आपने उसको मेंशन कर दिया होगा. आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जब आपने जनरल एंट्री की थी. उसकी जनरल एंट्री क्या की थी आपने? आपको कैश रिसीव हुई, डेबिट किया आपने 400 से, और क्रेडिट क्या किया था आपने? रेंट रेवेन्यू 400 से. आपने ये ट्रांजैक्शन तो कर दी थी. और रेंट रेवेन्यू का आपने अलग से जनरल लेजर बनाया हुआ था, वो आपने उसके जनरल लेजर में उसको पोस्ट कर दिया था. लेकिन ये जो कैश की अमाउंट थी, ये कैश की अमाउंट आपने उसके जो कैश का जनरल लेजर था उसमें पोस्ट की. सो these are all the transactions that you have done. रेंट रेवेन्यू, रेफरेंस नंबर इसका 42 था, इसको आप उसके लेजर 42 में ले जाएंगे. टोटल आपके पास ये कंप्लीट ट्रांजैक्शंस थी जो आपने की हैं. सारी ट्रांजैक्शंस आपने पोस्ट कर दी हैं. आपका यहाँ पर काम 31 मार्च तक का कंप्लीट हो चुका है. अब आपके पास कैश का जो लेजर है उसका कोड है 11, रिसीवेबल का कोड है 12. तो आपने उसके अकाउंट के मुताबिक उनको शिफ्ट करना है. ये इसलिए है, इसलिए इस पर एम्फेसिस किया जा रहा है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी लेजर बनाते हैं तो उसको उसका प्रॉपर कोड दें. कोड देंगे तो आप उस पर इजीली पहुंच जाएंगे. जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपके हर एक जगह का कोड होता है ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें, आराम से उसको एक्सेस करें. पाकिस्तान का कोड क्या है? 0092. ये टेलीफोन का कोड आपको बता रहा हूं मैं. तो दैट इज इजीली एक्सेसिबल. आपकी ब्रांच कोड कौन सी है किसी भी बैंक की? तो दैट इज इजीली एक्सेसिबल क्योंकि वो यूनिक होते हैं. अब अकाउंट रिसीवेबल का जो कोड है दैट इज 12, दैट इज यूनिक. आप किसी और को ये एलोकेट नहीं कर सकते. कैश का 11 है तो आप किसी और को ये नहीं दे सकते कोड. जब हम जाएंगे अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ तो यही कोड आपको फैसिलिटेट करते हैं. सिंपल आप क्यूरी में लिखेंगे 11 तो आपके पास कैश की सारी डिटेल आ जाएगी. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो ही आप 11 लिखेंगे, क्यूरी लगाएंगे 11 की, कोड 11 लिखेंगे तो आपके पास सारी की सारी अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल आ जाएगी. आप पेज 14 मेंशन करेंगे तो आपके पास सारी की सारी डिटेल आपकी कैश रिसीट्स जर्नल के बारे में आ जाएगी. तो इसीलिए ये कोड लगाए जाते हैं ताकि जब आप मैनुअल से कंप्यूटराइज की तरफ जाएं तो आपके पास ये यूनिक नंबर्स हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप नंबर लगाएं 12 और आपके पास कैश का आ जाए. वो आपका अकाउंट रिसीवेबल का ही आएगा. सो इफ अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट इन द जनरल लेजर ओनली शोज समरी टोटल्स, वेयर आर द इंडिविजुअल कस्टमर्स बैलेंसेस. तो वो कहाँ पे होंगे, आप कैसे चेक करेंगे? तो वो आप उनको उनके सब्सिडरी लेजर्स में जाके चेक करेंगे. आपके लिए ये कस्टमर्स कहाँ कहाँ मौजूद है और किस कस्टमर से कितनी कितनी आपने रिसीव करनी है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन योर सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स. लेकिन टोटल अमाउंट आपने कितनी रिसीव करनी है, दैट इज 5,650. सो दीज आर द नेट बैलेंसेस. ये आपके अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर्स हैं तीनों के. इनको ज़रा एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें कि ये क्या है, आपको क्या बता रहे हैं. ये आपके पास सारी की सारी डिटेल मौजूद है. दैट वाज रिसीवेबल यू हैड मेड फॉर mymusicClub.com. आपके पास यू हैड मेड अ सेल्स ऑफ 3,000. तो टोटल आपके पास रिसीवेबल कितना था, 5,200 का. और उसने आपको पेमेंट कितनी की है, 2,200 की. सो रिसीवेबल आपका कितना है इस वक्त, 3,000. इससे आपने 3,000 की अमाउंट रिसीव करनी है. ये आपको सब्सिडरी लेजर बता रहा है. सेम इज द केस विद द zone.com. आपके पास ये जो zone.com है इसमें आप चेक कर लें, आपने रिसीव करना था इसे 1,750. आपने अमाउंट सारी सारी रिसीव कर ली. नाउ यू हैव अ जीरो बैलेंस फॉर रिसीवेबल फ्रॉम zone.com. देन वेब कैंटीना से आपने रिसीव करना था. आपके पास टोटल 3,400 से रिसीव करना था. 2,650 आपने रिसीव किया. अब आपके पास आपने सेल और की 2,650 की,
और 3400 आपने अब उससे कैश रिसीव किया है। नाउ द नेट बैलेंस इज योर 2650। इन तीनों का आपने टोटल किया तो आपके पास ये अमाउंट आती है। इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। इसको ज़रा इस स्लाइड को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिए आप कि आपने कैसे कैसे इसके नेट बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए हैं। 3000 प्लस 0 प्लस 2650। नाउ द नेट रिसीवेबल अमाउंट इज एट दिस स्टेज 5650 जो आपने रिसीव करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है सब्सिडी लेजर से, इनकी डिटेल, और जो फाइनल बैलेंस है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल से आपको पता चल रहा है। So this is end of lecture number 19. I hope that this was now an easy to understand, because in my previous lecture we talked about a revenue journal of special journal. उसके बाद हम कैश रिसीट जर्नल पे आ गए, क्योंकि आपके रिसीवेबल्स ही आगे कैश आपको देते हैं, आपको रिसीवेबल्स के थ्रू ही आपको कैश रिसीव होती है। सो वी मेड डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। सिमुलेटेड डाटा एक अज्यूम डाटा था आपका, उसके थ्रू हमने देखा कि आपने कैसे पोस्ट किया। आपके पास 4 फेजेस थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्पेशल जर्नल, वी पोस्टेड स्पेशल जर्नल ट्रांजैक्शंस इनटू देयर सब्सिडी लेजर्स, एंड दीज सब्सिडी लेजर्स अकाउंट नेट बैलेंसेस वर ट्रांसफर्ड इनटू द जनरल जर्नल, और जनरल जर्नल से आप फिर उसको उनके रेलेवेंट जो स्पेशल जो आपका जनरल लेजर था उसमें आप उसको ट्रांसफ़र किया, जिससे आपको नेट बैलेंस पता चला कि अब आपका रिसीवेबल कितना है। सो अप टू दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 19 अबाउट चैप्टर नंबर 5. So up to now, thank you very much. Inshallah we will meet on lecture number 20. Up to that, Allah Hafiz.